आज बाजार में बुल का बोलबाला रहा। बाजार ने लाइफ हाई का जश्न मनाया। निफ्टी ने 26,310 का लाइफ हाई छुआ। करते हैं आज इसी पर डिटेल्ड एनालिसिस। तेरा निफ्टी ऑल टाइम हाई, फिर भी मेरा शेयर आधा। ये बड़ा दिन है, इसे आप एक मंजिल न माने, इसे सिर्फ एक माइलस्टोन, मील का पत्थर, पड़ाव माने। हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो बुल का आज बोलबाला रहा। लाइफ हाई का जश्न बनाया बाजार ने। निफ्टी ने 26,310 का लाइफ हाई छुआ तो सेंसेक्स ने 86,055 का नया शिखर बनाया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनता देख बैंक निफ्टी ने भी अपनी चाल बढ़ाई और 59,866 का लाइफ हाई टच कर दिया। तो वहीं रिकॉर्ड तोड़ इस रेस में निफ्टी फाइनेंस और मिड कैप 100 भी पीछे नहीं रहे। निफ्टी फाइनेंस ने 28,055 का हाई तो मिड कैप 100 ने भी 61,299 का नया हाई बनाया। कुल मिलाकर गुरुवार को बाजार में हरियाली छाई रही और निवेशकों का जोश भी हाई रहा। चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाजार को बूस्टर वाला बैकअप मिल कहां से रहा है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपको दिखाते हैं। मार्केट में मजबूत घरेलू इनफ्लो और एसआईपी में निवेश का बढ़ता हुआ फ्लो, यानी कि घरेलू जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कारण है मजबूत मैक्रो, यानी कि कंट्रोल में महंगाई और हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व। तो इस मोर्चे पर भी कोई चिंता वाली बात नजर नहीं आई और जैसे ही एक झोंका आया मार्केट चला गया हाई पर। मार्केट में मजबूती के तीसरे फैक्टर की बात करें तो उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार, कैपेक्स पॉजिटिव, मॉनेटरी पॉलिसी भी इसमें शामिल है। और बाजार में बाहर का चौथा बड़ा फैक्टर रहा, एक साल में बाजार जरूर टूटे लेकिन कंपनियों के वैल्यूएशन में भी सुधार हुआ है। मार्केट की मजबूती के पीछे आखिर सबसे आखिर में इस पड़ाव में हम कहेंगे और पांचवा कारण कौन सा रहा वो भी आपको दिखाते हैं। आईएमएफ सहित तमाम ग्लोबल एजेंसियों का भारत पर बुलिश रवैया, पूरी दुनिया का भारत पर बढ़ता हुआ भरोसा, यही भारतीय मार्केट की मजबूती का बहुत बड़ा कारण भी बना। विदेशी ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आए। साल 2026 के अंत तक निफ्टी के लिए 30,000 का टारगेट अब ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। तो वहीं अगले साल के लिए सेंसेक्स 1,06,000 का लक्ष्य भी सेंसेक्स के लिए दिखाया जा रहा है। तो ये हैं वो बड़े फैक्टर्स जो बाजार में जोश भरने का काम कर रहे हैं। और ये जो लाइफ हाई का जश्न आज बाजार बना रहा है, ये जश्न कितना और चलेगा और अभी हमने कौन से और अहम पड़ावों को छूना है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान फिरोज अजीज साहब, ज्वाइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ। गुड इवनिंग फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मज़ा आ गया आज तो मार्केट में। और जो हमने 5 बड़े फैक्टर्स बताए उसके साथ साथ आपका भी एनालिसिस हम चाहेंगे। और आपका जो एनालिसिस निकल के आ रहा है, ये जो मोमेंटम बन रहा है सर, ये क्या क्षणिक मोमेंटम है या आगे सस्टेन करेगा? दीपक जी नमस्कार। देखिए, जैसे आपने बहुत सही गिनाए 5 डिफरेंट फैक्टर्स। अनिल सर ने भी एक वीडियो निकाला था कल परसों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल ही निकाला था, कि जिसमें ये बुनियाद कितनी अच्छी है ये बताया गया था। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव नहीं है, इसमें काफी मजबूती है, ये बता रहे थे अनिल सर। तो इससे मैं बहुत सहमत हूँ। देखिए, दूसरी बात यह है कि मार्केट, अगर आपको याद हो या शायद आपको याद ना हो, 8 या 9 मार्च को जब निफ्टी 22,000 की थी, तब भी मैंने यही 8 बजे वाला भी शो किया था, अगले दिन अनिल सर के साथ भी किया था, तब मैं काफी बुलिश था। देखिए, अगर 26,200 से निफ्टी गिर गिरा के मार्च में चली गई थी 22,000, लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि 22,000 पे भी बेरिश रहते हैं, 25,000 पे भी बेरिश रहते हैं, अब 26,300 आते ही लोग बहुत बुलिश हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नीचे के स्तरों पे आपको हिम्मत ज्यादा दिखानी पड़ती है और हिम्मत के ही पैसे बनते हैं, राइट। मार्केट में सब पॉजिटिव न्यूज आने के बाद अगर पैसे बन जाते, इतना सरल होता, तो एफडी से ज्यादा पैसे का हक ही नहीं होता एक इक्विटी इन्वेस्टर का। सो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत इजी था, मौका
मार्केट में 2 बार 21,700 दिखाया, ट्रम्प साहब की देन थी एक बार। तो अगर उस मौके पे आपने नहीं खरीदा था तो आपको अगले बार याद रखना है, मार्केट नीचे जाए तो सब आपको नेगेटिव बोलेंगे, तब भी खरीदना है। हर दर्शक से मैं विनती करता हूं, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पैसा हो तो ज्यादा इधर उधर ना देखें, 1 साल तक की टाइम करेक्शन मिल जाए तो खरीदें। अब रहा दीपक सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि क्यों लगता है कि ये मार्केट सस्टेन करेगी। इसीलिए सस्टेन करेगी क्योंकि बेचने वाले बेच चुके हैं। एफआईआई फ्यूचर्स में 87% शॉर्ट है, एफआईआई कैश मार्केट में बेच चुका है। अब बचा कौन? डीआईआई। डीआईआई के पास तो जैसे दीपक सर आपने कहा कि भाई पैसे आ रहे हैं, हर महीने 30-40 हजार करोड़ आ रहे हैं, तो वो भी टेंशन नहीं है। तो अब रिटेल भी ऐसे मौके पे बेचता नहीं है, तो बेचेगा कौन? अगर बेचेगा नहीं तो शॉर्ट कवरिंग होगी, तो ये 27,000 28,000 भी दिखा सकती है। बट हर बार मार्केट की एक बड़ी सी बीमारी है कि वो 5-7% तो यूं गिर जाती है, तो घबराए ना, ये मैं कहना चाहूंगा। दैट विल बी माय डिस्क्लेमर। ओके, तो आप कह रहे हैं आपके आगे भी बाहर के संकेत मिलेंगे, लेकिन अगर बीच में कोई करेक्शन आए तो उसमें आपने घबराना नहीं है। आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले ब्रोकरेजेस की राय भी। निफ्टी जल्द 30,000 का स्तर छू सकता है, और किन दिग्गज ब्रोकरेजेस और ब्रोकरेज हाउस का बाजार पर बड़ा भरोसा बढ़ा है और क्या है भरोसे की वजह, इस पर बात की जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। आइए सुनते हैं। ज्यादातर एफआई ब्रोकरेज ये मान रहे कि निफ्टी जल्दी से 30,000 होने की तैयारी में है। और कौन से हैं ऐसे एफआई ब्रोकरेज जो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिन्होंने साल 2026 के लिए, अगले कैलेंडर ईयर के लिए सीएलए से 30,100 का टारगेट। जेपी मॉर्गन आज ही, हाँ थोड़ा इंडियनाइजेशन कर दिया नाम का मैंने तो जेपी मॉर्गन आज ही 30,000 का टारगेट उन्होंने दिया। मकवारी ने 30,000 का टारगेट दिया है। गोल्डमैन ने 29,000 का टारगेट दिया। मॉर्गन स्टैनली का भी लगभग यही टारगेट है, लेकिन उन्होंने सेंसेक्स के लिए दिया है 1,07,000 का, एचएसबीसी का 94,000 का है। तो ये सारे टारगेट हैं आपके पास निफ्टी सेंसेक्स के, जो 2026 तक के अगले 12 महीनों के लिए, 13 महीनों के लिए है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआई ब्रोकरेज अभी बुलिश हुए। मैं बार बार कहता हूँ, आज पहले तो ये भी नहीं थे बुलिश, हम ही थे। सही बात है। 22,000 पे 21,750 का जो लो बनाया हम बुलिश थे। 24,500 का लो बनाया हम बुलिश थे। 26,000 पे तो ये बुलिश हो रहे हैं, करेक्ट। आज ये बुलिश हुए हैं, कल एफआईएस के फंड मैनेजर भी बुलिश होंगे। अभी तो ब्रोकर बुलिश हुआ है, फंड मैनेजर बुलिश नहीं हुआ है, वो भी होंगे, आएंगे खरीदारी करने जब आएंगे। अभी थोड़ा पैसा कहीं ज़्यादा बाहर बन रहा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? पहली चीज़, एमर्जिंग मार्केट्स में भारत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। ग्लोबल मार्केट्स में जितनी अनसर्टेनिटी है उसमें भारत ज़्यादा सेफ दिखता है, क्योंकि हम थोड़ा लोकली मजबूत हैं। हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत हो रही है, क्योंकि हमने जो कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, बदलाव किए हैं, फिस्कल और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो मजबूती से दोनों साथ चल रही है। फिस्कल डिसिप्लिन है, वित्तीय घाटा काबू में, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की जय हो, लगातार ब्याज दरों में कटौती और एकदम परफेक्ट तरीके से चला रहे हैं। बिल्कुल घरेलू डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है, कोई टेंशन है नहीं। घरेलू फंड खरीदे जा रहे हैं, हम पैसे दिए जा रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली हो रही है, लेकिन हम उनको झेल रहे हैं, और वापस तो आएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, कभी तो आएंगे, राइट। और आखिर में सबसे बड़ी बात, जो महंगे बहुत लग रहे थे, अब महंगे तो नहीं है, भले आपको सस्ते ना लगे, लेकिन महंगे भी तो नहीं हम। तो ये सारे कारण है। एफआईएस कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, अभी नहीं। 29,000 पे आएंगे, 30,000 पे आएंगे, 27,000 पे आएंगे, कभी आएंगे। जो ये समझ के जो है, जितना लेट आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। फिरोज जी, आप ज़रा बताइए, वही थोड़ा सा एफआईएस के फ्लोज का इम्पैक्ट भी बताइए। अभी तक तो डीआईए ऐसा लगा कि हमने अकेले मार्केट को होल्ड किया हुआ था, और हमने ये अचीवमेंट भी अकेले अपने दम पर डोमेस्टिक फैक्टर्स के ज़्यादातर कर दिया। बट एफआईएस फ्लोज का इम्पैक्ट कैसा लग रहा है? आउटफ्लो के बाद जो रिवर्सल आया, उससे कितना इम्पैक्ट आगे रहेगा? और अगर यूएस ट्रेड पॉलिसी चेंज हुई तब क्या होगा? दीपक सर, पहले तो जो आपने अनिल सर का बाइट दिखाया, हाँ, उसी पे तो मैं भी ये बड़ा नाराज होता हूँ ये ब्रोकरों से, जो बुलिश पूरा माल पैसा बन जाए फिर आते हैं बुलिश होने। जैसे अनिल सर ने कहा, वो 21,750 पे बुलिश थे। Absolutely. वो मैंने शो किया था, मुझे याद है। सो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बाजार में कॉन्ट्री रहने के, इन्वेस्टर को कॉन्ट्री रहना है। ट्रेडर, मानता हूं कि ट्रेडर को तभी बुलिश होना है जब पूरे लेवल ब्रेक हो जाए, बट इन्वेस्टर को तो बुलिश तब होना है जब नीचे मिले। ये मैं वापस रीइटरेट कर रहा हूं हर दर्शक के लिए। नाउ कमिंग टू एफआईआई का जो
आज जैसे आपने कहा ना, एफआईआई के बावजूद हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप 2021 वित्तीय वर्ष को आप देखें, FY21 से देखें, तो जो भी एफआईआई ने कोविड के बाद पैसा लाया था उससे ज्यादा 15-20 हजार करोड़ ले चुका है वापिस। तो 4.5 साल में नेगेटिव हुआ है एफआईआई का आउटफ्लो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। उस दौर में डीआईआई ने 16 लाख करोड़ रुपए डाल चुका है। 16 लाख करोड़ रुपया डीआईआई ने डाला, एफआईआई ने 0 डाला। और मेरा यह मानना है कि अगले 8 साल में मिनिमम 52 से 53 लाख करोड़ डीआईआई डालेगा, क्योंकि इंडिया में अभी तक इक्विटी का जो कल्ट बनता है, जो ट्रेंड है, वो अभी शुरू हुई है। बाकी सब देशों में जापान उसका फायदा ले चुका है, यूएस ले चुका है, यूरोप पूरा उसका फायदा ले चुका है। आज वो टिप्पणी करते हैं कि हम महंगे हैं। जब वो उनके साथ ये हो रहा था तो वो इतने महंगे थे, हमसे 10 गुना ज्यादा महंगे थे। जापान इतना महंगा हो गया था जब फाइनेंशियलाइजेशन हो रही थी कि 30-30 साल लग गए उनको वापस ऊपर आते आते। अब हमारी थोड़ी 4-5 पी बढ़ जाती है तो बौखला जाते हैं, यार ये इंडिया इतना महंगा कैसे हो गया। इंडिया ने अभी 6% अपना पैसा डाला है इक्विटी में, राइट। अगर वो 20% डालेगा तो बढ़ेगा ही। 150 करोड़ लोगों का देश है। सो पॉइंट, FII have brought in zero after COVID. DIIs will pump in 53 lakh crores minimum statistically projected. थर्ड, जब भी FII पैसा वापस लाता है वो बेरहमी से खरीदता है, बेरहमी से बेचता है, बेरहमी से खरीदता है। ये वर्ताव मैं हमारी कंपनी लिस्ट होने के बाद मेरे समझ में आया कि DII बड़ा प्राइस सेंसिटिव है। उसको लगता है ये शेयर 1000 में खरीदना है तो 1000 का वेट करता रहेगा, भले वो 2000 का हो जाए, वो अपनी 1000 का वेट करता रहेगा जिंदगी भर। बट FII ऐसा नहीं है, उसको अगर शेयर खरीदना है ना, 1000 नहीं देखता, 2000 नहीं देखता, 3000 नहीं देखता। ये क्यों कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे अनिल सर ने कहा, जब वो वापस लाएंगे पैसा तो ये नहीं देंगे कि मैं 28 पे एंटर कर रहा हूं, निफ्टी 27 पे। वो बेरहमी की तरफ अपने पैसे डालते हैं। सो FIIs आर वेरी प्राइस इनइलास्टिक। ये मुझे 15-20 साल काम करने के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में समझ में आया। सो FII व्हेन दे कम बैक दे विल नॉट लुक एट प्राइस। ओके, अब सर बताइए, बिल्कुल आम आदमी के लिए, जिसने आज बिल्कुल खबर देखी लाइव जी बिजनेस पर, दिन भर हमारे साथ रहा, कल भी जिनसे छूट गई होगी वो हेडलाइंस पढ़ेंगे, तो जिनको नया पैसा डालना है सर, उनके लिए क्या करना है? पुराना पैसा पड़ा है, आज ट्रैक नहीं कर पाए, कल सुबह देखेंगे या हमारे शोज़ को देखेंगे, समझ में आएगा कि भाई क्या करना है, छूना है, गिरे तो क्या करना है, और डाल दें पैसा या वेट करें? तो बताइए सर, बिल्कुल एक आम आदमी के लिए क्या करना है, नया और पुराना दोनों पैसे के लिए? दीपक सर, हर आदमी थोड़ा नवीन होता है, हर आदमी की स्थिति थोड़ी नवीन होती है। क्या यूनिक होता है, हमें यह देखना है। जी दीपक सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, प्लीज कंटिन्यू सर। यस दीपक सर, ये देखना है हमें कि, सॉरी बहुत नेटवर्क में खराबी आ रही है, बट दीपक सर, एक इंसान को, एक इन्वेस्टर को ये पहले देखना है कि क्या उसकी इक्विटी में 25 से 30% मिनिमम इक्विटी है कि नहीं। उसको अपने पूरे एसेट्स देखने हैं और ये देखना है क्या वो 30% से नीचे की इक्विटी है, 50% तक है, 75% तक की है। अगर आप 75% तक की इक्विटी है तो बेसब्रे बिल्कुल ना हो, धीमे धीमे इन्वेस्ट करें, SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करें। अगर आप 50 से 75 हैं तो आपको STP के माध्यम से इन्वेस्ट करना है। जो पैसा आपके पास एक मुश्त पड़ा हुआ है उसको लिक्विड में डाल के ट्रांसफर करना है। अगर आप 50 के नीचे हैं तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी इक्विटी एक्सपोजर इतनी कम है तो आप एक मुश्त डालें, राइट। अगर आप 25 से नीचे हैं तो आप तो उधार लेके भी डालें, ओके। इक्विटी म्यूचुअल फंड को प्लेज करके अगले 1 साल की भी जो कमाई आने वाली है वो भी डाल दें। ये मेरा मानना है। 25 के नीचे यू कैन इवन लेवरेज, 50 के नीचे यू प्लीज पुट लमसम, 50 से 75 STP, 75 के ऊपर सिर्फ SIP। ये अगर आप कर सकें, क्योंकि इंडिया के सिर्फ 6.5% इक्विटी में है। अब अगर आप इंडिया के एवरेज जितने हैं तो आप तो प्लीज अपने अगले 1 साल की भी कमाई दोस्त से उधार लेके डाल दें, NBFC से उधार लेके डाल दें, म्यूचुअल फंड पे कोई भी लोन दे देता है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक एन इन्वेस्टर शुड डू। पॉइंट 1 ये हो गई एसेट एलोकेशन की बात। दूसरी, आपको लार्ज, मिड, स्मॉल सारों में पैसा डालना है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से डालना है। डायरेक्ट इक्विटी ना करें इस लेवल पे। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास 75% ऑलरेडी इक्विटी है, थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी में कर लें भले ही,
बट अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से डालेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। जैसे केडिया साहब गाना गा रहे थे कि मेरे शेयर तो नहीं चले, म्यूचुअल फंड चल गया, निफ्टी चल गई, निफ्टी से ज्यादा 4-5% तो हर म्यूचुअल फंड ने दे दिया। सो आप शेयर खरीदेंगे तो ऐसा होगा कि मार्केट में खबर पड़ेंगे कि बहुत ऊपर मार्केट चली गई, आपका पोर्टफोलियो आधा रह गया। सो प्लीज डोंट डू डायरेक्ट इक्विटी एटलीस्ट एट दीस लेवल्स। ये मेरी सेकंड विनती है। तीसरी, ये तो चरण छू के मेरी विनती है कि उम्मीद मार्केट से 15% से ज्यादा ना लगाएं। इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं तो आप निराश जरूर होंगे। लिखित में ले लें मेरे से। तो सबसे बड़ी बात तो आपने तब अभी बोली कि बहुत ज़्यादा उम्मीद भी ना लगाएं। जो रियलिस्टिक फिगर्स हैं 15% का, उस पर ही आप रहें। तो जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ज़्यादा आपको रियलिटी में पिक्चर नज़र आएगी। बट यस, ये बड़ा दिन है और आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, फंड एलोकेशन कैसे हो, लार्ज कैप में जाए, मिड कैप में जाए, लार्ज एंड मिड कैप, रिस्क कैसे चेक करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, नहीं करना है, ये बातें सारी आपने समाहित कर दी अपने वक्तव्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल और भी पूछने थे लेकिन आपके पास टाइम आज नहीं है, इसलिए हम आपको विदा कहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए फिरोज जी, थैंक यू सो मच। और आइए सुनते हैं इंट्राडे में बाजार के लाइव हाई पर क्या कहना है मार्केट के तमाम एक्सपर्ट्स का। ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो ना, ये पहले अपने हाई बना लेते हैं, ये वाली कैटेगरी, और इंडेक्स बाद में हाई बनाता है। माने जो लार्ज कैप है वो बाद में पार्टिसिपेट करता है। तो इस बार भी मेरे को लगता है सेम पैटर्न हुआ है सर। मेरे को पीएसयू बैंक मेरे को लगता है कि ऑलरेडी 1 साल में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। ये हमारे समझिए पूरा बैंकिंग ही आ गया उसके अंदर में, लेकिन मेरा ध्यान पीएसयू बैंक पे है, छोटे छोटे बैंकों पे। ये सस्ते हैं, ये बहुत सस्ते हैं, और 10-12-13% की क्रेडिट ग्रोथ भी है, जो आगे अगर इकोनॉमी और सुधरती है तो सर ये 14-15% पे भी जा सकता है। तो ये मेरे को एक सेफ मेरे को लगते हैं। बड़े बड़े निवेशक निकले इस मार्केट से, संस्था जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक थे वो पैसा लेके गए और भारतीय रिटेलर ने इस मार्केट को मजबूती दी। अब टाइम नहीं है कि आप बुक करके निकलते जाएं, अब टाइम है कि बैठ के इसका जो बेनिफिट है, जो पिछले 14 महीने की मेहनत है, उसका बेनिफिट का आप जरूर फायदा उठाइए। अगले 12 महीने 24 महीने अच्छा मार्केट रहना चाहिए। जो लाइफ टाइम हाई है हमने जो अचीव किया है वो प्योरली डोमेस्टिक मनी से अचीव किया है। फॉरेन फ्लो तो अभी भी हमें दिख नहीं रहे इतने बढ़िया, बीच में भी आते हैं लेकिन फिर से फिजल आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक वहां पे भी आप देखेंगे कि उनको भी एक अर्निंग ग्रोथ की कंसिस्टेंसी चाहिए, जो मुझे लग रहा है ये दिसंबर क्वार्टर उसमें प्रोवाइड कर देगा। हमारे हिसाब से दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग ग्रोथ एक मिड टीन्स, मतलब 14 से 16 के बीच में ऐसे अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए। आई थिंक वो ही एक एक्साइटमेंट बची है एफआईएस के लिए टू कम बैक। एफपीआई की रिलेंटलेस सेलिंग थी, एक्टिव एफपीआई बेच रहे थे, पैसिव एफपीआई जब रिडम्पशन आया तब बेच रहे थे। इसलिए मार्केट को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल टैरिफ डील हो जाएगी, तो ये एफपीआई जो इस वक्त बाहर है शायद खरीदारी करना चालू कर देंगे। आरडीआई फंड लॉन्च हो गया जिससे डीप टेक में भारत का योगदान बढ़ेगा। आरबीआई ने रिलैक्सेशन किया, ब्याज के दरों में कटौती की, लिक्विडिटी बढ़ाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के मार्केट को और कंफर्ट देता है कि ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार एक और कवर स्टोरी। अब बात होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, उसके इम्पैक्ट और भारत की तैयारी पर बात।